अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल। व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में 2-3 इश्यूज उन पर बात करेंगे। उस्मान डार साहब के घर की वायलेशन, घर की स्पेस की चादर, चार दीवारी की तकद्दुस जिसको पामाल किया गया पुलिस की तरफ से, कुछ उस इशू पर बात करेंगे। उनकी वालदा की वीडियो भी मंजर आम पर आई है। खुद उस्मान डार साहब जो हैं वो खुद भी मंजर आम पर आए हैं। थोड़ा सा बात करेंगे। बार बार ये कहा जा रहा था कि बी टीम है निगरान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और उसकी बहुत बड़ी एक वजह ये बताई जा रही थी कि बहुत से ऐसे चेहरे इस सेटअप का हिस्सा है जो कि ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली मियाँ साहिबान के बड़े करीब समझे जाते हैं। तो आज वो वाली कैटेगरी में से पहली विकेट जो है वो गिरी यहाँ चीमा साहब को केयर टेकर सेटअप से अलग कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और साथ ही साथ कुछ बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज का मामला। स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ जा रहा था, अब गिरावट का शिकार है, और मुल्क के एक बड़े मारूफ सहाफी ने उस गिरावट को इलेक्शन के साथ जोड़ा है। मुझे समझ नहीं आया मामला कुछ, इस पर बात करते हैं इस व्लॉग के अंदर। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, बड़ा काबिल मुजम्मत, बड़ी ही शर्मनाक जो वीडियो सामने आई है। मेरा ख्याल है कि हम सब लोगों के लिए एज ए नेशन लम्हा फिक्रिया है। सवाल है कि क्या इस मुल्क के अंदर इतनी पॉलिटिक्स करने की आज़ादी भी नहीं है कि एक खातून जो कि ये कह रही है कि मेरे घर पे मेरा बच्चा नहीं है जिसके पीछे आप लोग रेड्स कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो उसको करने का भी क्या कोई तरीकाकार नहीं होता। वो कहती हैं जी आधी रात को हमारे घर में घुसे, तोड़ फोड़ की, हमें धक्के मारे, वो कहती है मेरा गिरबान चाक किया। वो जो वीडियो है उस वीडियो को देख कर कम से कम मुझे थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी और अफसोस जरूर हुआ कि व्हाट हैव वी टर्न्ड इनटू, व्हाट हैव वी बिकम इस सारे मामले के बाद। अच्छा, वो उनकी उस वीडियो के बाद और पूरे इंसिडेंट के बाद उमर डार जो भाई हैं उस्मान साहब के, उनकी भी कोई पैगामात सामने आए। उस्मान डार साहब के बारे में एक तासुर था कि वो गायब हैं, वो पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि उस्मान डार साहब जो हैं वो भी सामने आए। उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को बड़े अलकाबात से भी नवाजा, ट्वीट के अंदर भी आई वुड स्टिल से कुछ नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। बट देन जाहिर है उनके डिफेंस में लोग ये कहते हैं कि जो उनकी वालदा के साथ जो सलूक किया गया तो फिर मुनासिब नामुनासिब वो जो लाइन है वो ख़त्म हो जाती है। बट वो आए मंजर आम पर और उन्होंने फिर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने ये कहा जी कि मैं उस्मान डार अपनी माँ के पीछे खड़ा हूँ। ये बात जो है ना वो जिसको तकलीफ है वो सुन ले। और जाहिर है ज़्यादा मुखातिब वो ख्वाजा आसिफ को ही कर रहे थे, क्योंकि उनकी वालदा ने भी वीडियो में जो मुद्दा दिया वो कुछ यही था कि ये ख्वाजा आसिफ ने किया है। उनका कहना यह था जी कि ये सारा कुछ उनकी बैकिंग से हो रहा है, क्योंकि उनको ये मसला हो गया है बिकॉज नाउ ही नोज कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगी, और वो नहीं चाहते कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूं उनके खिलाफ। उन्होंने कहा जी मुझे पैदल चल के एक एक इस शहर के लोगों के एक एक घर में जाके दरवाजा बजा के वोट मांगना पड़ा, मैं तब भी वोट मांगूंगी, लेकिन ख्वाजा आसिफ को ये बता दो कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी उसके खिलाफ और मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ग्राउंड पे सियालकोट की बात करूं। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े मंझे हुए पुराने सियासतदान हैं, आई एम श्योर कि उनकी बड़ी स्टैंडिंग है सियालकोट के अंदर, लेकिन ये जो जमीनी हकाइक हैं कि किसकी स्टैंडिंग कहाँ पर है, कौन जेन्युइन इलेक्शन जीत सकता है, मुझे लगता है पिछले कुछ अरसे में बड़े पलटे हैं। नवाज शरीफ साहब के आने से क्या हो जाएगा वो एक बड़ा हवा था, उस बारे से भी हवा निकली है। मैंने बल्कि सोचा मैं अगली वीडियो पे थोड़ा सा उस हवाले से भी बात करूं कि मियाँ साहब की वापसी और उसका क्या इम्पैक्ट है नून लीग के ऊपर। तो कोई खास इम्पैक्ट नजर नहीं आता। ऐसा लग रहा है कि जो 16 महीने की शहबाज शरीफ हुकूमत की कारकर्दगी है वो अभी तक हर चीज को ओवरशैडो कर रही है। कोई जो पुराने बड़े मंझे हुए नून लीग के खिलाड़ी हैं वो भी बड़े कोई कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं देते अपने अपने हलकों में जाकर लड़ने के लिए। और अगर मैं सियालकोट के इस हल्के की बात करूं जो कि ख्वाजा आसिफ और अब वो कह रही हैं, बेगम डार कह रही हैं जी कि वो कंटेस्ट करेंगी, और कुछ ग्राउंड पे ऐसे लोग हैं, कुछ सहाफ़ी जो कि लोकल पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ग्राउंड पे क्या नंबर्स हैं, क्या फिगर्स हैं, उनको उन मामलात का भी पता होता है। मैंने थोड़ी सी अपने तौर पर जो तहकीक की है, बल्कि मेरी कोशिश है मैं सियालकोट भी जाऊंगी अपने प्रोग्राम्स के लिए, और फिर आप लोगों को अपने यूट्यूब से भी अपडेट करूंगी सियालकोट वाले मामले के ऊपर। इस वक्त खबर यही है वहां पर कि अगर उस्मान डार साहब की वालदा खुद बजाते खुद इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, या इवन फॉर दैट मैटर उस्मान डार साहब भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो अगर पोलिंग का आगाज 8 बजे होना है, 7 बजे होना है, तो आधे घंटे के अंदर डिसाइसिव पोलिंग हो जानी है वहां पर, और लोग जो है वो जौक दर जौक निकलेंगे, और डार फैमिली से जो भी खड़ा होगा, बिलखुसूस अगर उनकी वालदा खड़ी होंगी, तो इलेक्शन तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि वो जीतेंगी या हारेंगी, वो जीती हुई हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टैंडिंग उनके मुकाबले में हल्के के अंदर अभी कोई उतनी अच्छी नहीं है। ये मुझे कुछ फीलर्स दिए गए हैं जो ग्राउंड पर लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से। आई हैव टू गो एंड सी फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, लेकिन मकबूलियत इस वक्त बताया जा रहा है कि उनकी बहुत है। अच्छा, उस्मान डार साहब कहाँ थे इतना अर्सा, क्यों नहीं बोले? रेड हुआ, घर पर नहीं थे, साबित तो यही हुआ, वरना जाहिर अगर वो कहते हैं कि उनके लिए रेड हुआ था तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता। वो एक बड़े प्रोमिनेंट चैनल के ऊपर बैठकर लाइव इंटरव्यू देते रहे, अगर किसी ने उनको पकड़ना था तब क्यों नहीं पकड़ा? बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मुझे एक एतराज़ ये ज़रूर है कि कोई किसी किस्म की अगर वहाँ पर विक्टिमाइजेशन हो रही है या कोई चीज़ ऐसी है जो आपके खिलाफ है, उसको इस तरीके से पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल ना करें कि ये कहें कि ये नवाज शरीफ ने कराया है, ये ख्वाजा आसिफ ने कराया है। वो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, इक़्तिदार में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त जो है वो पुरानी एक ट्वीट निकाल
के ले आए हैं, जिसमें मरियम साहिबा जो है वो जो हसन है जो पुलिस ऑफिसर है उसे कह रही हैं शाहबाज हसन की जी ये तो पुराना मरियम नवाज का। देखिए जब आप हुकूमत में होते हैं, आप इक़्तिदार में होते हैं, बहुत सारी मशीनरी आपके नीचे होती है। ये बिल्कुल वही आर्ग्यूमेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ DROs और ROs के लिए दे रही है कि जी MPOs के तहत ही हमें उठा रहे हैं, तो वो तो अपना काम करें, उनको हुकूमत से जो कुछ कहा जा रहा है ऑर्डर्स, वो हाँ ऑर्डर्स को क्यों रिफ्यूज नहीं करते, अनजस्ट ऑर्डर को रिफ्यूज कर देना चाहिए, ये एक आर्ग्यूमेंट जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा शायद इस बात के अंदर कोई ज्यादा वेटेज नहीं है इस मामले के अंदर। तो आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है उसकी हम मजम्मत करते हैं, भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं यहाँ मजम्मत करी हूँ, मैं हर प्लेटफॉर्म पे मजम्मत करूंगी, लेकिन उसको उठा के किसी और पे ब्लेम कर देना थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अनफेयर होगा। ख्वाजा आसिफ साहब की बहरहाल अगर बेगम साहिबा खुद खड़ी होती हैं, वालदा खड़ी होती हैं उस्मान डार साहब की, तो बड़ा मुश्किल लगता है कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ग्राउंड से एक फीलिंग है। अच्छा थोड़ा सा साथ में जो मैंने कहा कि ये मुसलसल कहा जाता रहा कि नून लीग इस वक्त लाडली है सिस्टम की और निगरान सेटअप जो है वो बी टीम है PMLN का, तो PMLN की बी टीम क्यों है जी? कि एक तो ये आर्ग्यूमेंट था कि काकड़ साहब और भुट्टी साहब जो है ये तो पहले PMLN जाने लगे थे, इनको केयर टेकर ऑफर हो गया तो ये रुक गए। तो वो तो मेरा ख्याल है मिथ थोड़ी ब्रेक हुई है, क्योंकि भुट्टी साहब पीपल्स पार्टी चले गए और अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शायद नून लीग के मुखालिफ हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं, वक्त आ गया मुखालिफ हवाएं चलने का। सो देखते हैं, वो तो टाइम इज गोइंग टू टेल कि सूरत हाल कहाँ जाती है। लेकिन पहली विकेट आहा चीमा साहब वाली जो है वो गिर गई है। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है ये मामला लेकर गए थे एडवोकेट अजीजुद्दीन काका खेल हैं कोई, जिन्होंने ये कहा था जी कि ये जो नून लीग से जुड़े लोग हैं और इसमें एक बिलखुसूस अहा चीमा, फवाद हसन, फवाद और डॉक्टर तौकीर शाह। डॉक्टर तौकीर शाह तो वैसे ही मसले से बाहर हो गए खुद ही, अब रह गए अहा चीमा और फवाद साहब। फवाद हसन फवाद साहब के मामले के ऊपर हेयरिंग 21 को है और गिवन द स्टेट ऑफ अफेयर्स और जिस बुनियाद के ऊपर अहा चीमा साहब के लिए फैसला हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि इट्स काइंड ऑफ ईजी टू प्रिडिक्ट कि फवाद हसन फवाद साहब की भी सिमिलर फेट होगी और वो भी शायद अब निगरान सेटअप का हिस्सा ना हो। तो अब एक जो हम कहते हैं ना हवाएं चल रही हैं पाकिस्तान में, तो अब तो हवा चल रही है वो ये चल रही है कि हुकूमत भले नून लीग की ही बनेगी, लेकिन नून लीग को कट टू साइज किया जा रहा है। अब ये सारी वो कॉन्स्पिरेसी थेरीज है जिनके ऊपर बात जब हम करते हैं तो कभी कभी वैसे हम खुद भी सोचते हैं कि इनकी क्या बेसिस हैं और क्या ग्राउंड्स हैं, लेकिन ये कि हाचिमा साहब का सेटअप से अलहदा हो जाना, भुट्टी साहब का पीपल्स पार्टी चले जाना, नून लीग ना जाना, हालांकि भुट्टी साहब ने ये बात खुद कही है रिकॉर्ड के ऊपर कि अगर मैं निगरान सेटअप में ना आता तो मैं नून लीग में शमूलियत इख्तियार करता, मुझे नून लीग का टिकट चाहिए था। तो वहां से उनको उठाकर वहां पे कौन लेकर गया, सवाल है। उन्होंने ऐसी क्या चीज देखी हवा में तब्दीली कि वो नून लीग की प्रेफरेंस को छोड़ के पीपल्स पार्टी जा रहे हैं, सवाल है। चीमा साहब के चले जाने से क्या नून लीग को कोई फायदा होगा या नुकसान होगा, सवाल है। ये भी एक नाम तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे उमर सैफ साहब हम सब जानते हैं, बड़ा उनका करीबी ताल्लुक, वो तो छोटे मियाँ साहब के साथ बड़ा जाती पर्सनल लेवल के ऊपर बड़ा क्लोजली काम किया उन्होंने। समी साद साहब हैं, शाहिद अशरफ तारड़ साहब हैं, जहाजेब खान साहब हैं, तो ये कुछ नाम और भी होंगे जो जिनके बारे में ये तासुर है बड़ा स्ट्रॉन्ग कि ये PMLN के प्रो हैं और इनका केयर टेकर सेटअप के अंदर होने का मतलब ये है कि शायद किसी ना किसी किस्म का कोई ऐसा इन्फ्लुएंस ये इस्तेमाल कर सकते हैं नून लीग को फायदा देने के लिए। तो आई थिंक कि नून लीग की मुखालिफ हवाएं जो है वो चलने लग गई हैं। नून लीग को इक़्तिदार मिलेगा भी तो कुछ इस तरह का बहुत बटा हुआ कटा हुआ इक़्तिदार जो है वो मिलेगा। नून लीग क्या इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान कुछ गलतियां कर रही है, कोई कैंपेन है भी नून लीग के कि नहीं, मैं अगले व्लॉग में इस पर बात करूंगी। लेकिन नून लीग के लिए लग रहा है कि मामला जो है ना उतने पॉजिटिव और अच्छे नहीं होंगे जितना कि वो समझ रहे हैं, क्योंकि जो उनके कुछ लोग ये कह रहे थे जी कि सादा अक्सरियत तो मतलब मसला ही कोई नहीं ना जी, ऐसे आ जाएगी, शायद ऐसा ना हो। बलूचिस्तान में हुकूमत तो जी वो हनीफ अब्बासी साहब ने मुझे कहा था कि मैं लिख के देता हूँ जी हमारी है, नहीं लग रहा। KPK में भी उन्होंने कहा जी कोलिशन में आएंगे लेकिन गवर्नमेंट हमारी है, मुश्किल लगता है। जरदारी साहब ने जो बिसात जो है वो बलूचिस्तान में बिछाई है उसी तरह की सिमिलर अब वो खैबर पख्तूनख्वा में भी बिछा चुके हैं और उसके अमल के अंदर हैं। मतलब सो मच के जो जमीयत उलमा इस्लाम कराची सिंध उनके गढ़ में नून लीग के साथ उनके मुखालिफ इत्तेहाद करके मामला को आगे लेके जाना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामला आगे बढ़ रहे हैं। सो क्या सूरत हाल होगी नून लीग के लिए, वहां पर ये भी अगेन एक सवालिया निशान है। आखिर में थोड़ा सा कामरान खान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके तज्जिए की तबसरे की बड़ी कदर है, लेकिन उन्होंने जो आज ट्वीट किया, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म नहीं समझ पा रही कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन के मतवालों को मुबारक हो। ये जो सार्काज़म है ये किस पर डायरेक्टेड है? क्या ये कहना और ये मांगना कि इस मुल्क में इंतखाब या किसी भी डेमोक्रेसी अगर हम क्लेम करते हैं कि हम हैं तो उसमें इंतखाब का तकाजा करना क्या कोई गलत बात है? इसके अंदर मतवाला होने का कौन सा मामला है? आई सेड आई फेल टू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता। अच्छा फिर वो कहते हैं जी कि जो सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने
तंजीक किया। उन्होंने कहा जी मुझे सुप्रीम कोर्ट जो कहती थी पत्थर पर लकीर है, तो पत्थर पर लकीर ऐसी लगी है कि उसके बाद जो जब से ये ऐलान हुआ है और इलेक्शन शेड्यूल का इजरा हुआ है, तब से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तो गिरावट का शिकार है। उन्होंने कहा जी कि 2 दिन के अंदर 2600 पॉइंट्स जो है वो गिरी है स्टॉक एक्सचेंज। तो इससे साबित ये होता है कि वो जो एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था या बहाल हो रहा था मईशत के अंदर, वो दोबारा से गिर रहा है। उन्होंने कहा जी कि लोगों को ये खतरा पड़ गया है कि फिर से वही पीडीएम की हुकूमत आने लगी है, और उस खौफ की वजह से ये जो कॉन्फिडेंस है ये दोबारा से सैबोटाज हो रहा है, और ये मामला जो है ये अब हम सबके सामने है। तो मैं आई रियली लीव दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि चाहे कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर, क्या ये तकाजा करना कि मुल्क के अंदर इंतखाब होना चाहिए और ज़रूरी है, लाजमी है, क्या इसमें कोई ख़राबी है, कोई गलत बात है? स्टॉक एक्सचेंज ऐसे क्यों बिहेव कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज वैसे भी गिरती रहती है। इस मुल्क के अंदर चीज़ें अनस्टेबल रहती हैं मईशत से जुड़ी, तो क्या हर चीज़ को, मईशत से जुड़ी चीज़ को हम फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के साथ जोड़कर उनकी हर मूव के साथ उसको रीड करेंगे तो फिर किस तरह से बात आगे बनेगी? कहना हम क्या चाहते हैं इन प्रिंसिपल कि क्या जो इस वक्त लोग बैठे हैं इक़्तिदार में, जो केयर टेकर्स हैं, जो निगरान है, और एक ऐसा ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है जो दुनिया में शायद कहीं एग्जिस्ट करता हो, मैं कभी करूंगी इसके ऊपर भी रिसर्च कि ये कहाँ कहाँ 2-3 ही मुल्क होंगे, मैं इस पर हतमी तौर पर कह सकती हूँ, उनको जारी रहना चाहिए, वो केयर टेकर सेटअप चलता रहे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही थी। स्टॉक एक्सचेंज अगर आप इलेक्शन मुलतवी कर देते हैं और 15 दिन के बाद फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाती है, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो फिर आप कहेंगे कि चले अब हंगामी तौर पर दोबारा करा दे। तो स्टॉक एक्सचेंज कब से इंडिकेटर हो गया इस चीज़ का कि मुल्क के अंदर सियासी जो मामलात हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे, ये मैं समझने से कासिर हूँ। खुदा के लिए इलेक्शन से जुड़े जो इस तरह के मामलात मनफियत है उसको फैलाना बंद करें। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बगैर हमारे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ये मेरी एक नाकिस राय हो सकती है। इलेक्शन की तारीख का, पत्थर पर लकीर वाली तारीख के ऐलान, शेड्यूल के ऐलान के बाद भी इस मुल्क में अभी तक ये सवाल चलता है कि क्या इलेक्शन होगा कि नहीं। आई रियली होप एंड विश कि 8 फरवरी को इंतखाब हो जाए। आज के व्लॉग से बस ये कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे कॉन्टेंट को शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।